एंड जय हिंद। चलिए आज बिगिन करते हैं हम लोग कॉमर्स का एक पार्ट, बिजनेस, रिस्क एंड इंश्योरेंस। सर ये तो एक दूसरे के अपोजिट है। हाँ, रिस्क मतलब अनिश्चित, रिस्क मतलब लॉस का डर, और इंश्योरेंस मतलब लॉस के डर को खत्म करना। क्या इंश्योरेंस लॉस को खत्म कर देता है? जवाब है नहीं। आग तो लग के रहेगी, चोरियां तो होती रहेंगी, भूकंप भी आएगा, बट हम इन्हें रोक नहीं सकते। बट कर क्या सकते हैं? इनसे होने वाले लॉस की भरपाई कर सकते हैं इंश्योरेंस के साथ। आइए बिगिन करते हैं बिजनेस, रिस्क एंड इंश्योरेंस। तो रिस्क हर बिजनेस में है, याद रखिएगा। छोटा बिजनेस है तो छोटा रिस्क है, बड़ा बिजनेस है तो बड़ा रिस्क है। तो रिस्क तो हर जगह है। और रिस्क का मतलब क्या बताया गया? रिस्क का मतलब है पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। हाँ, लॉस होने की संभावना किसी अनफेवरेबल इवेंट में जो आपके और मेरे कंट्रोल में शायद नहीं है। लॉस अनसर्टेनिटी को भी कहते हैं, भविष्य में होने वाली अनसर्टेनिटी। हाँ, मेरी एक फर्म है जहां पर हम फर्नीचर स्टोर करते हैं, वेयर हाउस है लेट से हमारा। तो क्या उसमें आग नहीं लग सकती है? चोरियां नहीं हो सकती हैं? भूकंप आकर बिल्डिंग गिर नहीं सकती है? एकदम हो सकता है। तो ये सब क्या है? रिस्क है। आइए कॉज ऑफ रिस्क को समझते हैं। दो हेडिंग में डिवाइड किया गया है, इंटरनल और एक्सटर्नल। पहले बात करते हैं इंटरनल रिस्क की, वो रिस्क जो विद इन द बिजनेस है, इसका कारण हम खुद हैं। इसका मतलब है इस रिस्क को हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये रिस्क हमारे इंटरनल बिजनेस की वजह से है, विद इन द बिजनेस की वजह से है। जैसे हमारे स्टाफ के लापरवाही से, जिसे हम कहते हैं नेग्लिजेंस ऑफ द स्टाफ। भाई हो सकता है मेरा स्टाफ लापरवाह हो, मशीनरी को प्रॉपर बंद नहीं कर रहा है, प्रॉपर स्टार्ट नहीं कर रहा है, उसका हाथ पैर उससे कट जाए, हमारी मशीनरी उसकी वजह से ब्रेक हो जाए। क्यों रिस्क नहीं है? एकदम रिस्क है। तो डैमेज टू प्रॉपर्टी, लॉस, ये सब रिस्क है। हो सकता है कुछ फाइनेंशियल लायबिलिटी हमारे पर आ जाए। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है कि एक बहुत बड़ी फर्म थी, नाम था यूनियन कार्बाइड। ये एक मल्टीनेशनल फर्म थी जो हमारे देश में फर्टिलाइजर प्लांट चला रही थी। इसके प्लांट से एक जहरीली गैस, हाँ एक बहुत जहरीली गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की एक जहरीली गैस रिलीज हो गई पूरे भोपाल एरिया में, और बहुत सारे लोग मारे गए। एक गैस लीक होने से बेहद नुकसान हुआ कंपनी का। जानते हैं क्या हुआ? कंपनी को करोड़ों रुपया जुर्माना देना पड़ा, यहां तक कि कंपनी ही बंद करनी पड़ी। तो फाइनेंशियल लायबिलिटी का बहुत बड़ा खतरा है, अर्थात कर्ज, लोन या ऐसा रिस्क जिससे उसके बहुत सारे पैसे पेमेंट करने पड़ रहे हैं। जैसे कि मेरे एग्जांपल में फेलियर हो गया मशीनरी का, और बहुत सारे लोग क्या हो गए, उसमें मर गए। एक और एग्जांपल है इंटरनल का। इंटरनल एनवायरनमेंट, जो काम का हमारा माहौल है वो अच्छा नहीं है। कैसे? वहां पे सेफ्टी के प्रॉपर मेजर्स नहीं है, तो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, किसी एम्प्लॉय को घायल हो जाने से, उनके चोट लग जाने से या उनके मर जाने से कंपनी को बहुत हर्जाना देना पड़ता है। हाँ, कभी कभी कंपनीज के खुद के एम्प्लॉइज करप्ट हो जाते हैं और उस तरीके से भी कंपनी को नुकसान होता है। ये तो सब इंटरनल चल रहा है। चौथा पॉइंट इसी में है, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। हो सकता है कि कंपनी का मैनेजमेंट करने वाले लोग, हाँ जिसको हम मैनेजर्स कहते हैं, वो खुद को ही अच्छे प्लानर्स ना हो, उनको प्लानिंग करने ना आता हो, स्टाफिंग करने ना आता हो, कंपनी के डायरेक्टिंग करने का काम उनको अच्छे से नहीं आता हो, कंपनी के चीज़ों को कंट्रोल करने नहीं आता हो। देखिए जब मैनेजमेंट नहीं करने आता है तो आपने एक कंपनी का नाम सुना है जिसका नाम है नोकिया। हाँ हाँ, आपने कहा होगा सर, जरूर सुना है। देखिए मैनेजमेंट ने बहुत बड़ी गलती कर दी। समय रहते उन्होंने क्या नहीं किया, निर्णय नहीं लिया कि एंड्रॉयड ऐप में फ़ोन को चेंज कर। नतीजा, एक समय में नंबर 1 कंपनी हुआ करती थी। मैनेजमेंट की गलती से कि मैनेजमेंट फ्यूचर प्लान नहीं कर पाया, भविष्य सोच नहीं पाया, वो पुराने ही मॉडल पे, पुराने ही डिज़ाइन पे, पुराने ही सॉफ्टवेयर पे टिका रहा। दूसरे फ़ोन्स आए जो बाद में डेवलप हुए, नोकिया के बाद हुए, पर उन्होंने लेटेस्ट चीज़ को एक्सेप्ट किया, एंड्रॉयड को एक्सेप्ट किया। नतीजा वो सब हिट हो गए और नोकिया मार्केट से ना के बराबर है बिजनेस उसका। तो ये है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट का कितना बड़ा खतरा। और क्या रीज़न हो सकता है? हो सकता है आपकी इंडस्ट्री में, आपकी फैक्ट्री में क्या हो जाए, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में झगड़ा हो जाए। हो सकता है ट्रेड यूनियन हड़ताल कर दे, वर्कर्स हड़ताल कर दे। बीच में मारुति इंडस्ट्री में भी ऐसा हुआ था, वर्कर्स को कुछ निकाल दिया गया था। हाँ, कंपनी ने वर्कर्स को
फायर कर दिया था, बाहर निकाल दिया था, सारे ट्रेड यूनियंस वाले हड़ताल कर दिए और कंपनी कई दिनों तक बंद हो गई। ये भी हो सकता है, ये भी इंटरनल फैक्टर है। तो यहाँ पे बिजनेस को रिस्क था विद इन दी बिजनेस के रीजंस की वजह से, आउटसाइड कोई फैक्टर नहीं थे। बट अब ये वो फैक्टर्स हैं जो कंपनी के कंट्रोल पे नहीं है। यहाँ पर कंपनी कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि ये आउटसाइड रीजंस हैं। उनमें सबसे पहला आ रहा है नेचर। क्या कहते हो, नेचर क्या हमारे कंट्रोल में है? क्या हम बाढ़ को रोक सकते हैं, भूकंप आने को रोक सकते हैं, या फ्लडिंग आने को रोक सकते हैं? ना ना ना। और उससे नुकसान होगा तो एकदम वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। दूसरा है ह्यूमन कॉजेज। ये हमारा फॉर्म नहीं कर रहा है तो ह्यूमन बीइंग ही, पर कोई आउटसाइडर। जैसे आपके यहाँ चोरी हो रही है, आपका स्टाफ चोरी नहीं कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपका स्टाफ चोरी कर रहा होता आपके फर्म से तो इसको इंटरनल कॉज बोलेंगे। पर यहाँ बाहर से जो चोर आपके फर्म में चोरी कर ले रहे हैं, या कुछ पैसा आपका डूब जा रहा है, कुछ पैसे लोग लेके भाग जा रहे हैं। हाँ, मतलब जिनको आपने उधार दिया वो लेके पैसा फुर्र हो गया, डूब गया पैसा आपका, या कोई आपके साथ फॉर्जरी कर दे, कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे, है ना। तो ये कोई भी कस्टमर हो सकता है या कोई भी जनरल पब्लिक हो सकता है जिसने आपको नुकसान पहुंचाया है। तो ह्यूमन तो है पर आपके फर्म के बाहर का है, इंटरनल नहीं है। नेक्स्ट है फिजिकल कॉजेस। हाँ, जैसे आपको कोई रिक्वायरमेंट चाहिए रॉ मटेरियल की, कोई टूल चाहिए, कोई टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको नहीं मिल रही है, या आपकी मशीन्स ओल्ड एंड आउटडेटेड हो गई हैं, यूज होते होते होते। हाँ, इन सब से भी आपका लॉस होने वाला है, आप बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यहाँ तक जो कॉजेस थे, हाँ, यहाँ तक जो कॉजेस थे वो इंटरनल एक्सटर्नल थे। अब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक कॉजेस, मतलब एक ऐसा कॉज जो हमारे एनवायरनमेंट इकोनॉमी से रिलेटेड है, हमारे बिजनेस में प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, हाँ, आउटपुट, इन सब से रिलेटेड ये कॉजेज हैं। जैसे कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है, आपके कॉम्पिटिटर से आपको रिस्क है। सर वो कैसा रिस्क है? अरे भाई, तुम भी प्रोडक्शन कर रहा हो, वो भी प्रोडक्शन कर रहा है, पर उसके पास कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उसके पास कोई नया पेटेंट आ गया और उसने आपसे सस्ता और आपसे अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया। अब तुम्हारा क्या होगा? तो तुम बैठे बैठे क्या गए काम से, है कि नहीं है? तो बिजनेस फर्म्स को कॉम्पीटिंग फर्म से डर होता है हमेशा। कॉम्पीटिंग फर्म आपसे बेटर और नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देगी, आपसे कम दाम में लॉन्च कर देगी। अरे जियो ने तो यही किया था ना, सबका बट्टा बैठा दिया। उस समय जियो से पहले टेलीनॉर, यूनिनॉर और कौन सी, एयरटेल, एयरसेल, नाम सुना था कि नहीं? अरे बहुत सारी कंपनी हुआ करती थी, पता नहीं कहाँ चले गई सब, सबको खा गया कंपटीशन। जियो आया, सबको ख़त्म कर दिया। अब 2-4 ही कंपनियां बची हैं मार्केट में बस। तो ये भी हो सकता है आपका बिजनेस को रिस्क है आपके कंपटीटर से। और क्या डर है आपके बिजनेस को? चेंज इन डिमांड। आप जो चीज़ बना रहे थे वो अब कंज्यूमर को पसंद आ रही है, कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो गया है, कंज्यूमर की पसंद चेंज हो गई है। आप बना रहे थे, हाँ, आप बना रहे थे पैंट शर्ट टी शर्ट, हाँ, ट्राउजर्स बना रहे थे, अब कंज्यूमर्स को डेनिम जीन्स पसंद आ रही है, अब कंज्यूमर्स को जैकेट्स पसंद आ रहा है। अब बताओ, तुम्हारी तो सारी आउटपुट बेकार हो जाएगी, तो क्योंकि कंज्यूमर का डिमांड चेंज हो गई है। तो आपको ये भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा, उस इंडस्ट्री में जहाँ चीज़ें जल्दी जल्दी बदलती हैं, अरे मोबाइल लैपटॉप की इंडस्ट्री तो यही है भाई, आजकल हर दिन नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है और जो पुराना वाला आपका चीज़ है वो आपको आउटडेटेड लगने लगेगी, ख़राब लगने लगेगी। तो वहाँ पर आपको डिमांड बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है, उसमें आपको हमेशा डर बना रहेगा। और किस पे डिपेंड करता है? इकोनॉमिक कॉज, प्राइसेस पे। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे आपका प्रोडक्शन कॉस्ट डिपेंड करता है, लेबर पे डिपेंड करता है, रॉ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो ये दाम तो रोज फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो इनकी वजह से आपकी भी चीज़ों का दाम बढ़ घट सकता है। हो सकता है कि बिजनेस साइकिल जैसे आ गए हो, जैसे डिप्रेशन का पीरियड आ गया हो, मंदी का पीरियड आ गया हो, लो भैया आप बैठे बैठाए क्या हो जाओगे, बिजनेस में नुकसान में आ जाओ। क्योंकि मंदी के टाइम में जब डिप्रेशन का पीरियड चल रहा होता है, सेल नहीं होती। आप अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बना लो, क्योंकि बाजार में मंदी चल रही है, लोगों के पास पैसे नहीं है, काम ठप हो जाएगा अपने आप। तो दिस इज द रीजन, प्राइस फ्लक्चुएशन। अब इकोनॉमिक कॉजेज के आगे बढ़ेंगे। गवर्नमेंट भी यस आपके ऊपर कंट्रोल करती है, उसका भी रिस्क है। सर वो कैसे है? अभी मैं बताता हूँ कि कैसे गवर्नमेंट हमारे बिजनेस पे रिस्क करती है। गवर्नमेंट हर साल एक पॉलिसी बनाती है, नाम होता है फिस्कल पॉलिसी या बजटरी पॉलिसी। इसको मैं बोल रहा हूँ, बी वाले को, ये नहीं बोला मैंने, बी बोला। तो फिस्कल या बजटरी पॉलिसी हर साल होता है, 1 फरवरी को फिक्स है हमारे देश में बजट डे होता है। इस दिन गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि किस चीज़ पे कितना टैक्स लगेगा।
तो सोचिए जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं सरकार उस पर टैक्स लगा दे तो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई गारमेंट वाला है, हाँ कपड़े वाला बेचने वाला है, गवर्नमेंट ने गारमेंट्स पे टैक्स लगा दिया, कहा आपसे गारमेंट पे 20% का टैक्स है, तो बैठे बैठाए गारमेंट इंडस्ट्री को ठप हो जाएगी, होगी पक्का होगी, सेल डाउन हो जाएगी क्योंकि चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो फिस्कल पॉलिसी से बहुत असर पड़ता है, गवर्नमेंट के सेल टैक्स लगाने से, एक्साइज भी लगाने से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स लगाने से बिजनेस से बहुत असर पड़ता है। पर ही मैंने कहा साल में एक बार लगता है, पूरे साल भर चलता है। एक और पॉलिसी जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी, यूजुअली ये गवर्नमेंट नहीं प्रिपेयर करती है, आरबीआई बनाती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट। 3 महीने में एक बार आती है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें वो डिसाइड करती है कि बैंकिंग सेक्टर लोन कैसे बांटेगी, क्रेडिट रेशियो क्या होगा, लोन का रेट क्या होगा, इसका नाम है क्या, मॉनेटरी पॉलिसी। सर इसमें हमारा रिस्क क्या है? सोचिए अगर क्या करे, बैंक लोन्स बहुत महंगे कर दे, बैंक इंटरेस्ट बहुत बढ़ा दे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है आरबीआई को कि लोन महंगा कर दो, तो क्या होगा? अब आप लोन लेना चाहते हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, पर कि लोन का रेट बहुत महंगा है, काम ठप, ये भी हो सकता है। अब आता है प्राइस पॉलिसी। मैंने कहा कई चीज़ों के प्राइस सरकार खुद तय करती है। आपको पता होना चाहिए एलपीजी हो गया, आपको पता होना चाहिए कि पेट्रोल, डीजल, सिलेंडर, मैं इन सब की बात कर रहा हूँ, हाँ सीएनजी, इनका प्राइस गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहता है, क्योंकि ये एसेंशियल आर्टिकल्स हैं, सरकार इनके प्राइस को रेगुलेट करती है, इवन फर्टिलाइजर के दाम को भी। समझ गए ना? तो अगर आप इसका काम करते हैं, प्राइस आप नहीं डिसाइड करेंगे, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और कई बार इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है आपका बिजनेस। जो बिजनेस आप कर रहे हैं, है ना, उससे सस्ता आइटम चाइना से इंपोर्ट होकर अगर इंडिया में आ जाए तो बैठे बैठे तुम्हारा बिजनेस ठप। यही तो हुआ था टीवी इंडस्ट्रीज के साथ। बहुत सारी कंपनियां थी, टीवी बनाती थी इंडिया में, हाँ टीवी मोबाइल्स बनाती थी, चाइना से और विदेशी कंपनियों ने, मल्टीनेशनल कंपनियों ने इंडिया में आकर के सबका बिजनेस खा लिया। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है। आइए, रिस्क 2 टाइप के होंगे, क्या 2 टाइप के होंगे। पहला रिस्क जिसका इंश्योरेंस किया जा सकता है, नाम ही से पता चल रहा है इंश्योरेबल, मतलब जिस रिस्क को, जिस अनसर्टेनिटी को हम नाप सकते हैं, जिसको हम मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ऐसे का नाम दिया गया है इंश्योरेबल रिस्क। चोरी का रिस्क, फायर का रिस्क इंश्योरेबल रिस्क है, डेथ का रिस्क इंश्योरेबल रिस्क है। आइए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इसमें, कैसे इस रिस्क को इंश्योरेबल रिस्क कह रहे हैं? हाँ मैंने कहा लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। तो क्योंकि इसका एक्सपोजर बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल पे होता है, एक को चोरी का डर नहीं है, एक को फायर का डर नहीं है, सबको है, तो इसका एक्सपोजर लार्ज नंबर ऑफ पीपल पे है, इसीलिए इसको कैलकुलेट इजीली किया जा सकता है। और ये जो लॉसेस होने चाहिए वो एक्सीडेंटल होने चाहिए। इसका मतलब आप जानबूझकर अगर कोई चीज कर रहे हैं, पर्पसली कर रहे हैं, आप फायर लगा रहे हैं, इसका फायर कंपनी इंश्योरेंस नहीं भरेगी। तो आप कहेंगे सर हम बता कहाँ रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी, हम तो चुपचाप जाके आग लगा देंगे और इंश्योरेंस कंपनी से कहेंगे दीजिए हमको क्लेम, ले पाओगे? हाँ, आसान नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी के पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, जो आपको इंश्योरेंस क्लेम देने से पहले क्या करेंगे, जांच कर लेंगे उस प्रॉपर्टी का, उस जगह का जहाँ पे आपने इंश्योरेंस कराया था। पकड़े जाओगे। हाँ मैं बता दूँ, साइंस बहुत स्मार्ट है आजकल। चलो, एक्सीडेंटल होना चाहिए, इसका मतलब ये है ऐसा लॉस होना चाहिए जिसको आप कैलकुलेट कर पाएं, अर्थात जिसके लॉस को मॉनेटरी टर्म्स में नाप पाएं, हाँ तभी आप उसका पैसा भरपाई कर सकते हैं, ठीक है। और वो लॉस अनएक्सपेक्टेड होना चाहिए, एक डेफिनाइट इवेंट नहीं होना चाहिए, एक श्योर इवेंट नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, हाँ डेथ जो है वो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आता है, इसीलिए उसको अलाउड कर दिया गया। एक ऐसा लॉस जो कैटास्ट्रॉफिक ना हो, मतलब एक साथ सबके घर में आग लग गई, मैं कह रहा हूं एक ऐसी आग लगी जो पूरा शहर ही जल गया। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अच्छा चलो दूसरा एग्जांपल दे दो। तुम कह रहे हो कि मान लेते हैं सब लोगों ने क्या कर रखा था, वाराणसी, मैं वाराणसी में हूं, सब लोगों ने फॉर एग्जांपल ले रखा था अर्थक्वेक इंश्योरेंस। अर्थक्वेक इंश्योरेंस आया, अर्थक्वेक, और एक बार में ही पूरा शहर तबाह हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी किसी को कोई पैसा नहीं देगी। क्यों? क्योंकि इवन कैटास्ट्रॉफिक है, मतलब दैट विच हैज अकर्ड ऑन अ लार्ज स्केल एंड एवरी और ऑलमोस्ट एवरीवन हैज बीन अफेक्टेड, तो इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा नहीं देगी, क्योंकि वो खुद ही बंद हो जाएगी। हाँ समझ गया ना। नेक्स्ट है नॉट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। कोई भी ऐसा काम करना जिसका इंश्योरेंस आप कर सकते हो बट वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो। सर इसका मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल एक चोर है, कहीं से चुरा के ले आया सोना, इंश्योरेंस कंपनी को कह दिया कि सर मैं इसको, ये मेरे पास सोना है, इसका आप इंश्योरेंस कर दीजिए। अब क्योंकि वो चोरी का सोना है
अब उसको खुद को डर है चोर को कि ये सोना फिर से चोरी ना हो जाए। क्या इंश्योरेंस कंपनी चोरी का सोना इंश्योरेंस कर सकती है? जवाब है नहीं। समझ गए? क्योंकि किसी इलीगल चीज को आप क्या नहीं कर सकते, इंश्योरेंस नहीं ले सकते। समझ गए? ऐसे स्मगलर भी है स्मगलर इंश्योरेंस नहीं करा सकता। स्मगलिंग करके कहेगा भैया उसकी स्मगलिंग का इंश्योरेंस कर दो कि मेरी स्मगलिंग में लॉस होगा तो आप भरपाई कर दोगे। कौन इंश्योरेंस कंपनी देगी उसको? कोई नहीं देगी। आइए अगला रिस्क आ रहे हैं नॉन इंश्योरेबल रिस्क, जस्ट रिवर्स है। एक ऐसा रिस्क जिसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, एक ऐसा रिस्क जिसको आप एंटीसिपेट नहीं कर सकते, जिसको एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। जैसे कोई रिस्क मेरी वजह से हो गया, मैंने बिजनेस में गलत डिसीजन ले लिया, मुझे कोई चीज़ मंगवानी थी, परचेज करनी थी, मैंने गलत आइटम परचेज कर लिया, कोई महंगे में आर्टिकल खरीद लिया, या प्राइस चेंज हो गई उसकी वजह से, डिमांड चेंज हो गई उसकी वजह से, कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई, कोई वॉर हो गया उसकी वजह से लॉस हो गया। इंश्योरेंस कंपनी नॉर्मली इसका पैसा नहीं देती है, इसको पैसा नहीं देती है। ठीक है, आइए अब इंश्योरेंस तो बहुत बार बता रहे थे, वो ये होता क्या है इंश्योरेंस को समझते हैं। दो बेसिक पार्टीज होती हैं इसमें, एक मैं मतलब हम लोग आम आदमी जिनको इंश्योरेंस करवाना है, हम लोग होते हैं इंश्योर्ड। कौन होते हैं हम लोग? इंश्योर्ड। और हम जिससे इंश्योरेंस करवाते हैं अपना, वो एक नॉर्मली एक कंपनी होती है जो हमें गारंटी देती है, जो हमें विश्वास दिलाती है कि अगर आपका एक सर्टन लॉस होगा तो यह लॉस हम आपकी भरपाई कर देंगे, बदले में हमें उनको प्रीमियम देना होता है। बस दो पार्टीज हैं। वो जो हमारा लॉस की गारंटी ले रही है वो कौन है? वो इंश्योरेंस कंपनी कौन है? इंश्योरर। तो दो पार्टीज हैं बेसिकली, इंश्योरर मतलब एक इंश्योरेंस कंपनी, और हम लोग, मैं और तुम मतलब आम आदमी, हम लोग हैं इंश्योर्ड। तो देखें क्या है, जस्टिन टिंडल की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इंश्योरेंस जब आपसे कहेगा डिफाइन इंश्योरेंस, तो आपको डेफिनेशन ही देनी है, मीनिंग मत दीजिएगा। समझ रहे हैं? जब आपको स्पेसिफिकली कहेगा डिफाइन, तो कोई एक डेफिनेशन होनी चाहिए। थोड़ी आसान डेफिनेशन है, इसीलिए मैंने आपके लिए लिख दी है। तो इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच अ सम ऑफ मनी इज पेड बाय द assured in consideration of insurance incurring the risk of paying a large sum upon a given contingent। अर्थात एक सर्टन कॉन्टीजेंसी होने पे, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट पे, वह कंपनी हमें पैसा देगी, बेवजह पैसा नहीं देगी। उस इवेंट को मैंने क्या कर रखा है, इंश्योरेंस कंपनी को बता रखा है। हाँ, तो इंश्योरेंस का और आसान से समझें तो इंश्योरेंस एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइटिंग में होता है। किसके बीच में होता है? एक इंश्योरर होता है, मतलब ने कहा इंश्योरेंस कंपनी, जो कि गारंटी लेती है कि हम इंडेमनीफाई करेंगे। इंडेमनीफाई मतलब होता है टू मेक गुड द लॉस। हाँ भाई, लॉस की भरपाई करेगी वो मेरा, ऐसा कहती है वो। और हम कौन है? हम है इंश्योरर, बदले में हम क्या देते हैं उसको? प्रीमियम देते हैं। दो पार्टीज हैं। आइए, तो जो इवेंट जिसके लिए हम उनसे इंश्योरेंस कराए हैं, उस इवेंट का नाम है रिस्क, जिसको वो कवर करने जा रही है। और हमारे और उनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, रिटर्न जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, उसका नाम है इंश्योरेंस पॉलिसी। हाँ, जरा पता करना आपके पापा मम्मी, सही, आपके फैमिली मेंबर्स ने पॉलिसी ले रखी है। हो सकता है आपके बिजनेस के लिए ले रखी हो, जिस बिजनेस को पापा कर रहे हो, या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके मम्मी पापा ने लिया। हाँ, अभी लिख लो, हाँ चेक कर लेना। मैं 100% श्योर के साथ कह सकता हूँ कि आपकी फैमिली में इंश्योरेंस पॉलिसी तो लिया गया है। और आजकल जब से कोविड आया है, हाँ, आजकल हेल्थ पॉलिसी भी सब लोग ले रहे हैं। हाँ, हेल्थ पॉलिसी मतलब हॉस्पिटल में जाएंगे, जो खर्चे आते हैं लाखों रुपए आजकल हॉस्पिटल के बिल के, कौन भरेगा भाई? हाँ, आदमी बर्बाद हो जाएगा भाई। हॉस्पिटल बड़े महंगे हैं आजकल इलाज कराना। तो आजकल कोविड के बाद सब लोगों ने आजकल हेल्थ इंश्योरेंस कराना भी शुरू कर दिया है। तो अगर कुछ घटना घटेगी तो इंश्योरेंस कंपनी। चलो आगे आते हैं। तो इंश्योरेंस के कुछ फीचर्स समझते हैं। पहला फीचर क्या है कि इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच में। पहली पार्टी मैंने बताया इंश्योर्ड है, जो कि कंपनी होती है, वो प्रीमियम लेती है हमसे। और दूसरी पार्टी कौन होती है? इंश्योरर होती है, मतलब हम लोग होते हैं। ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है। इंडेमनिटी मतलब होता है टू मेक गुड द लॉस। हाँ, मतलब लॉस की भरपाई करना, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें रिस्क आंसर होना चाहिए, ऐसा इवेंट होना चाहिए जिसको हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, नहीं जानते हैं होने वाला। इसमें प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन होता है, एक पर्सन के लॉस को सब लोग भरते हैं। ये एक तरह का सोशल डिवाइस है, क्योंकि अगर लाखों लोगों ने इंश्योरेंस लिया है तो लाखों लोगों के घर एक दिन में नहीं जल रहे हैं, उस लाखों में कुछ 100 के जल रहे हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी उन लाखों का जो पैसा मिला है प्रीमियम का, उसको उन बचे हुए 100 लोगों में जिनके एक्चुअली में आग लगी उनको बांट देती है। समझ गए? इंश्योरेंस कंपनी नुकसान में नहीं है, बता दे रहा हूं तुमको, फायदे में रहती है। बट
मेरा मेन इसमें इसका मेन मकसद क्या है, लोगों के रिस्क को क्या करना है, कवर करना। आइए ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस ऑफ इंश्योरेंस जाने, क्यों खोली गई है। तो इंश्योरेंस कंपनी का फायदा क्या है कह सकते हैं, या इसका पर्पस क्या है। तो पर्पस ये है लोगों के लॉस की भरपाई करना, और पर्पस क्या है, फर्म को प्रोटेक्ट करना अनसर्टन इवेंट से। मैंने कहा था अनसर्टन इवेंट आने से रोक नहीं सकते हम, आग लगने से रोक नहीं सकते, डेथ होने से रोक नहीं सकते, बीमारी होने से रोक नहीं सकते, पर उसका इंश्योरेंस तो करा सकते हैं। समझ गया ना, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिल जाता है। एक बार इंश्योरेंस करा लो तो मन में पीस ऑफ माइंड होता है, आप रिलैक्स्ड हैं कि मैंने तो इंश्योरेंस करा रखा है, अगर कुछ होगा कल को तो कोई बात नहीं, इतने पैसे तो मेरे पास हैं। और पीस वही हो गया, पीस ऑफ माइंड हो गया। बिजनेस को ग्रोथ और एक्सपेंड भी करा सकते हैं इंश्योरेंस। आइए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस टॉपिक को, क्योंकि इसका एक एक पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। क्या, इसे उबर में ही फीडे भी कहते हैं, ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है कि दो पार्टीज हैं, एक मैं हूं, मैंने कहा हम लोग कौन है, हम लोग इंश्योर्ड हैं जिनका इंश्योरेंस होना है, और दूसरा है इंश्योरर। इंश्योरर कौन है, वो इंश्योरेंस कंपनी है। अरे LIC का एग्जांपल ले लो भाई, LIC इंश्योरर है और हम लोग, मैं और तुम आम आदमी इंश्योर्ड है। तो हम लोग दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, पूरी जानकारी का आदान प्रदान। वह जो इंश्योरर है वह भी मुझसे कोई टर्म्स एंड कंडीशंस न छुपाए और न मैं उनसे कुछ जानकारी छुपाऊं। हाँ, फॉर एग्जांपल मेरा लाइफ इंश्योरेंस हो रहा है, ठीक है, मैंने 50 लाख का लाइफ इंश्योरेंस ले लेना है, ठीक है, इंश्योरेंस एजेंट आएगा, फॉर्म भरवा लेगा, या आजकल ऑनलाइन भी भर सकते हैं, और इंश्योरेंस करा लेंगे। बट मुझे बताना पड़ेगा, मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा मेरी हेल्थ कैसी है। हाँ, मुझे पूरा बताना पड़ेगा मेरी हेल्थ कैसी है, मेरा जेनेटिक कंडीशन कैसा है इस समय, मेरे बॉडी कंडीशन कैसा है। इनकेस हमें कोई बीमारी चल रही है, लेट्स अज्यूम कि कोई बड़ी बीमारी चल रही है, तो मैं छुपा नहीं सकता हूँ। अगर नहीं बताऊंगा जो इंफॉर्मेशन या फैक्ट्स है जो जरूरी है इंश्योरेंस के लिए, तो इंश्योरेंस कंपनी के पास पावर है कभी भी मेरे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है, पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, समझ गए। तो क्या जरूरी है, इट इज लीगल ड्यूटी ऑफ द प्रपोजर। प्रपोजर वो है, मैं हूं प्रपोजर जो इंश्योरेंस लेना चाहता हूं, ठीक है, हम लोग होते हैं प्रपोजर, कि पूरे इंफॉर्मेशन देना ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द इंश्योर्ड। समझ गए। और प्रपोजर ना कुछ हाइड करेगा और न तो इंश्योरर कुछ हाइड करेगा। सेकंड पॉइंट है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना मतलब फाइनेंशियल इंटरेस्ट होना। एक कीवर्ड है पिक्यूनरी इंटरेस्ट होना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर किसी चीज में मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है तो मैं उसका इंश्योरेंस नहीं करा सकता। अरे भाई, पड़ोसी का मकान है, ठीक है, मेरे पड़ोसी का मकान है, मुझसे सुंदर, मुझसे बड़ा मकान है, अब मैंने उसका फायर इंश्योरेंस करवा दिया, मैंने करवाया पड़ोसी का, और दीपावली के दिन खूब सारे रॉकेट दाग दिए, खूब सारे रॉकेट उसके मकान पे छोड़ दिए ताकि जल जाए, मजा आ जाए। क्या कहते हो, इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसा देगी? देगा, मुझे नहीं मिलेगा कुछ भी इंश्योरेंस कंपनी से। क्यों नहीं मिलेगा सर? आपको क्यों नहीं मिलेगा? आपने तो इंश्योरेंस कराया, आपने तो रिस्क दिया है। अरे भाई, मेरा कहाँ मकान है, पड़ोसी का मकान है ना। अगर सच में भी आग लग जाएगी मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं हो रहा है। समझ गए क्या कहना चाहते हैं? तो क्या कहना चाहती है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट के बारे में ये बोला गया, ये बहुत ही एसेंशियल होता है। अगर हम इंश्योरेबल इंटरेस्ट के बिना कर रहे हैं तो समझ जाओ वेजरिंग कर रहे हैं। वेजरिंग मतलब जुआ खेल रहे हैं, सट्टा खेल रहे हैं। जैसे सचिन नहीं, आजकल तो सचिन नहीं खेल रहा है, हाँ, जैसे आजकल कोहली खेल रहा है। कोहली इस मैच पे सेंचुरी लगाएगा, आओ लगाते हो बाजी 100 रुपए की, हाँ, तो ये क्या है, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब हो सकता है कोहली आज के मुझे 100 मार ही दे, सैकड़ा मार दे, आज सेंचुरी मार दे, हो सकता है ना ऐसा। तो ये वेजरिंग है, जो कि एक तरह का इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, समझ देना ध्यान से। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है। ये वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट हमारे देश में अनएनफोर्सेबल है, कानूनन सही नहीं है। तो इंश्योरेंस को क्या कहा गया है, इंश्योरेंस ऐसा होना चाहिए कि जिसने इंश्योरेंस लिया है वो सफर करे लॉस, उसको लॉस हो जब वो इवेंट हो जाए। तो धोनी के कोहली बोला था मैंने, हाँ, कोहली के रन बनाने न बनाने से मेरा क्या लॉस होने वाला, मेरा कोई फाइनेंशियल लॉस होने वाला है, इसीलिए मैं उसकी बैटिंग पर पैसा नहीं लगा सकता, वरना वो वेजरिंग हो जाएगा, सट्टा हो जाएगा, दाव लगाना हो जाएगा, जुआ हो जाएगा। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट की वजह से क्या कहा गया है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द इंश्योर्ड इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस। जिस चीज का हम इंश्योरेंस करा रहे हैं, जैसे मेरी कार है, तो मैं
उसका इंश्योरेंस करवा सकता हूं। मेरी संतान है, फाइनेंशियल इंश्योरेंस, हाँ फाइनेंशियल लॉस उस पर होगा तो मैं करा सकता हूँ। अच्छा, मेरीन इंश्योरेंस जैसे समुद्र में इंश्योरेंस जो कराते हैं, समुद्र में मेरा सामान जा रहा है, हाँ मैंने एक्सपोर्ट के लिए सामान कहीं भेजा हुआ है, तो जो कार्गो मेरा जा रहा है, मेरा सामान जो शिप में जा रहा है, उसका मैं इंश्योरेंस करा सकता हूँ, शिप का नहीं। शिप मेरी नहीं है, मेरा तो सिर्फ सामान जा रहा है। तो लिखा है इंश्योरेबल इंटरेस्ट मे और मे नॉट एग्जिस्ट कर सकता है। आइए इंडेमनिटी, थर्ड पॉइंट। इंडेमनिटी मतलब होता है प्रॉमिस टू कंपनसेट, या हमारी भाषा में टू मेक गुड द लॉस। तो इंश्योरेंस कंपनी का पर्पज ही यही है कि आपको फायदा नहीं देना। ये मत सोचना कि इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें फायदा देने के लिए बैठी है। आपका जो लॉस हुआ है आपको उतना ही देगी। तुमने फायर इंश्योरेंस कराया 10 लाख रुपए का, ध्यान से सुनिएगा, कितने का कराया फायर इंश्योरेंस? 10 लाख रुपए का। जो प्रीमियम बनता था आपने चुपचाप जमा कर दिया और सच में आग लग गई। ठीक, ध्यान से सुनना, सच में आग लग गई, और आग लगी तो चीज सिर्फ 4 लाख की जली। कितने की? 4 लाख की। इंश्योरेंस कितने का लिया था? 10 लाख का। तो इंश्योरेंस कंपनी 10 लाख देगी? कभी नहीं। सर हमने तो 10 लाख का इंश्योरेंस कराया था, हम तो 10 लाख का प्रीमियम जमा कर रहे थे। समझ गए? 10 लाख नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा? 4 लाख मिलेगा, क्योंकि आपको मेक गुड द लॉस करती है, अर्थात लॉस से पहले की पोजीशन में आपको वापस पहुंचा देती है, उतना पैसा वापस देकर। समझ लीजिएगा ध्यान से, ठीक है ना? ये रहा उसका एग्जाम्पल भी। आइए याद रखिएगा, इंडेमनिटी का प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस पे अप्लाई नहीं होता है। क्या चीज? क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस किसी को दे करके टू मेक गुड द लॉस नहीं कर सकते। किसी के अपने के मर जाने पर अगर आप उसको पैसा दे देंगे तो क्या उसका जीवन वापस आएगा? क्या कहते हो? नहीं आएगा। इसीलिए इंडेमनिटी का प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस पे अप्लाई नहीं होता। कई बार मैंने कहा ना, लाइफ इंश्योरेंस शब्द ही बोलना गलत है एक्चुअली, क्योंकि लाइफ अश्योरेंस है, इंश्योरेंस नहीं है। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, अश्योरेंस है। फायर में इंश्योरेंस है, मरीन में इंश्योरेंस है। आइए एक और प्रिंसिपल समझते हैं, बहुत कमाल का प्रिंसिपल है ये। हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्रोगेशन। सब्रोगेशन मतलब होता है स्टेप्स इनटू द शूज। इसका मतलब ये है कि जब आपने इंश्योरेंस कराया, मैंने देखिए स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ को हाईलाइट किया हुआ है। मैंने इंश्योरेंस करा लिया, ध्यान से सुनिएगा, मैंने अपने इस प्लेस का, हाँ ये जो मेरा स्टूडियो है यहाँ का मैंने इंश्योरेंस करा लिया, 1 लाख का इंश्योरेंस करा दिया। कितने का? 1 लाख का मैंने यहाँ का इंश्योरेंस करा लिया। यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स गैजेट्स जो भी हैं, एग्जाम्पल है 1 लाख रुपए के हैं। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। अब फायर इंश्योरेंस करा लिया 1 लाख रुपए का, इंश्योरेंस का प्रीमियम भी भर दिया। वैसे मैं बता दूं प्रीमियम 1 लाख नहीं होता है, प्रीमियम बहुत नॉमिनल अमाउंट होता है, चलिए 1000 रुपया था फॉर एग्जाम्पल प्रीमियम। अब सच में आग लग गई, ध्यान सुनिएगा, सच में आग लग गई और बहुत सारी चीज़ें जल गई। पंखा जल गया, ये जल गया, वो जल गया, जो जो हमारा नुकसान, मेन चीज़ सब जली गई। थोड़ा बहुत चीज़ें, कुछ होता ना, कुछ पार्टली जली, कुछ पूरी नहीं जली। इंश्योरेंस कंपनी आई, उन्होंने चीज़ों को असेस किया और इंडेमनिटी नाम के प्रिंसिपल की वजह से मुझे पूरा 1 लाख दे दिया। क्योंकि 1 लाख का मेरा लॉस बन रहा था, 1 लाख का ही लॉस बन रहा था, 1 लाख का मैंने इंश्योरेंस लिया था, इंश्योरेंस कंपनी ने 1 लाख दे दिया। अब इसके बाद क्या? हमने देखा इंश्योरेंस कंपनी चली गई, अब चुपचाप पैसा देके मुझे, ठीक है पैसा मिल गया मुझे, तो जितना बचा हुआ सामान था मैंने उसी को ठीक ठाक करा करके अपना फिर से काम शुरू कर दिया, फिर से नया रिकॉर्डिंग शुरू, फिर से नया क्लास बनाना शुरू। नहीं नहीं, यहीं पर गड़बड़ हो जाएगी। तो जैसे ही इंश्योरेंस कंपनी हमारा क्लेम दे देगी, हमारे लॉसेस की भरपाई कर देगी, अब वो सारी चीजें जिसका उन्होंने इंश्योरेंस किया था, जैसे फॉर एग्जांपल इस रूम का किया था, यहाँ पे पड़े गैजेट्स का, सामानों का, हाँ लैपटॉप का, यहाँ पे स्क्रीन्स का, जितना भी इंश्योरेंस था किया था, वो सब उठा के ले जाएगी। भली वो कबाड़ क्यों ना हो गया हो, भली वो पूरा जली क्यों ना गया, उठा के भली डस्टबिन में फेंक देगी, पर आपको या मुझको नहीं देगी उसको ना। वो भली जाकर के किसी कूड़ेदान वाले को, वो कबाड़ी वाले को बेच देगी, मुझे नहीं देगी, ताकि हम इसका बेनिफिट, क्योंकि उसका तो पैसा मुझे दे ही चुकी है ना। इसी का नाम रखा गया है कि इंश्योरर। ध्यान से सुनिएगा, इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ द इंश्योर्ड आफ्टर पेइंग द क्लेम्स। इसी का नाम रखा है सबरोगेशन। याद रखिएगा, सबरोगेशन का प्रिंसिपल भी डेथ पे अप्लाई नहीं होता है। हाँ, किसी का डेथ के टाइम पे कंपनसेशन पे करने कहेंगे डेड बॉडी मुझे दे दो, नहीं नहीं, ये अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। इसका एग्जांपल भी है मेरे पास स्क्रीन पे। तो इसमें क्या बताया गया है कि अगर आपने एक से अधिक कंपनियों से इंश्योरेंस लिया तो आपको फायदा नहीं होने वाला है। हाँ मैं सही कह रहा हूँ, फायदा नहीं होने वाला है। तो ये क्या मतलब हुआ सर? एक एग्जांपल से समझेंगे तभी समझ में आएगा।
एक व्यक्ति है एक्स, इसने इंश्योरेंस लिया 50,000 का, किससे लिया? ए नाम की कंपनी से। दूसरा इंश्योरेंस लिया 30,000 का, वो किससे लिया? बी नाम की कंपनी से। तीसरा इंश्योरेंस लिया 20,000 का सी नाम की कंपनी से। 3 कंपनियों से इंश्योरेंस लिया, 50,000, 30,000 और 20,000। ये 3 कंपनियों से इंश्योरेंस लिया, टोटल इंश्योरेंस 1 लाख रुपए का हुआ, ठीक। पर लॉस कितने का हुआ उसको? जब आग लगी उसके यहां तो उसको लॉस सिर्फ 40,000 का हुआ। तो क्या 40,000 ये भी देगा, 30,000 ये भी देगा, 20,000 ये भी देगा? जवाब है नहीं, ठेंगा। इसका वो रेटेबल प्रोपोर्शन देगा इंश्योरेंस। क्या देगा इसका? कीवर्ड क्या है? रेटेबल प्रोपोर्शन। मतलब इसका रेशियो निकलेगा 5:3:2। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10। तो पहली कंपनी कितना देगी? 5/10। 5 इसका है, टोटल है रेशियो का 10 × 40,000। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहली कंपनी सिर्फ 20,000 देगी। सर हमने तो इंश्योरेंस 50 का कराया है। पर मैंने कहा था, क्या रूल है? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। कंपनीज विल कॉन्ट्रीब्यूट इन रेटेबल प्रोपोर्शन। समझ गए? जितना जितना उन्होंने रिस्क उठाया, 50 का उठाया तो 5, 30 का उठाया तो 3, इस रेशियो में देना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखा है देखिए, व्हेन इंश्योरेंस हैज बीन टेकन फ्रॉम मोर देन वन पॉलिसी ही विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू क्लेम फ्रॉम ईच। हर एक से पैसा नहीं मिलेगा। किससे ज्यादा नहीं मिलेगा? मोर देन दी रेटेबल प्रोपोर्शन। क्या कीवर्ड है? रेटेबल प्रोपोर्शन में, अर्थात रेशियो में पैसा मिलेगा, ठीक है। अल्टीमेटली उसको सिर्फ 40,000 ही मिलेगा। ए कंपनी उसको 20,000 देगी, हाँ, बी कंपनी उसको 12,000 देगी इसी तरीके से, और सी कंपनी उसको 8,000 देगी। टोटल करोगे तो 40,000 वापस आ जाएगा। अल्टीमेटली 40 जो है आपको वापस आपकी पोजीशन पे ले आएगा। इसी प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब हम लाइफ इंश्योरेंस भी ज्यादा लोगों से न लें? नहीं, ये प्रिंसिपल लाइफ इंश्योरेंस में भी अप्लाई नहीं होता है। इंडेमनिटी भी नहीं होता था, सब्रोगेशन भी नहीं होता है, और ये वाला प्रिंसिपल भी नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 3 लोगों से, 4 लोगों से, 5 लोगों से लाइफ इंश्योरेंस करा लिया, एक से 5 लाख, एक से 10 लाख, एक से 20 लाख, एक से 25 लाख, सबका पैसा आपको मिलेगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी या एट द टाइम ऑफ द डेथ। हाँ, बहुत बढ़िया चीज है लाइफ इंश्योरेंस, बहुत मजेदार चीज है, जरूर लेना चाहिए। और आप पता करिएगा आपके पेरेंट्स ने लाइफ इंश्योरेंस कराया है। चलिए मैं एक आपको होमवर्क दे देता हूं। होमवर्क दे रहा हूं कि आपको लाइफ इंश्योरेंस पता करना है अपने पेरेंट्स का। ये भी पूछिएगा कि कौन से टाइप का लाइफ इंश्योरेंस। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस नहीं तो हेल्थ इंश्योरेंस कराया होगा। और गाड़ियों का इंश्योरेंस तो बिना आप गाड़ी का इंश्योरेंस कराए गाड़ी सड़क पे चला ही नहीं सकते। हाँ, रोड इंश्योरेंस है, गाड़ी का इंश्योरेंस है, आपकी पता है कि नहीं? आपने अगर एक्टिवा ली है उसका इंश्योरेंस है, आपके पास घर में 4 व्हीलर है उसका, बिना इंश्योरेंस के तो गाड़ी शोरूम से बाहर नहीं निकलती है आजकल। हाँ, पता कर लीजिएगा। चलिए एक और आते हैं, प्रिंसिपल कॉजा प्रॉक्सिमा, जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमेट कॉज। इसमें बताया गया है कि इंश्योरेंस किसी न किसी रिस्क के लिए किया गया होता है। कोई ना कोई हमें डर है, खतरा है, जिसके लिए हम इंश्योरेंस करा रहे हैं। तो उस इमीडिएट कॉज, जिस रिस्क के लिए हमने इंश्योरेंस कराया है, उसी के लिए पैसा मिलेगा। अब हमने फायर इंश्योरेंस करा रखा है अपनी फैक्ट्री का, ठीक, और इस बार क्या हुआ, फ्लड आ गया, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसा देगी? नहीं देगी भाई। कराया फायर इंश्योरेंस से, आया क्या है, फ्लड, तो फ्लड का लॉस क्यों भरपाई करेगी? क्योंकि प्रॉक्सिमेट कॉज नहीं है। एक और एग्जांपल दिया, इसमें ही एग्जांपल दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने हाँ फ्लाइट की टिकट कराई और उसमें इंश्योरेंस कराया कि अगर फ्लाइट क्रैश होगी, यहाँ सुनिएगा, फ्लाइट क्रैश होगी तो जितना भी लॉस होगा, हाँ मतलब उसको एक इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा फ्लाइट के, एरोप्लेन के क्रैश होने पे। बट उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आया प्लेन में ही और वो मर गया, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसा देगी? नहीं देगी, क्योंकि कॉज क्या होना चाहिए था, फ्लाइट के क्रैश होना, और वो तो फ्लाइट के क्रैश से मर नहीं रहा है, हार्ट अटैक से मर रहा है, देगा कुछ नहीं मिलेगा। समझ गए? तो इंश्योरेंस क्लेम डैमेजेस तब मिलेंगे अगर कॉज बाय द इंश्योर्ड पैरिल, पैरिल मतलब होता है डेंजर, जिसका इंश्योरेंस कराए हैं, और कॉज क्या होना चाहिए, नियरेस्ट टू द लॉस होना चाहिए। मतलब ओनली इमीडिएट कॉज एंड नॉट द रिमोट कॉज इज टू बी टेकन इनटू नोटिस। इमीडिएट कॉज होगा तभी। चलिए एक आखिरी पॉइंट पढ़ते हैं, मिटिगेशन ऑफ लॉस, मतलब लॉस को न होने देना। आप इंश्योरेंस करा चुके हैं, हाँ तुमने फायर इंश्योरेंस करा रखा है, तो तुम्हें अब
एक समझदार व्यक्ति की तरह कि लॉस फायर का न हो ऐसा ध्यान देते हुए काम करना, लापरवाही नहीं बरता हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फायर इंश्योरेंस करा लिया है तो ठीक है, आग लगेगी देखा जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी भरेगी, ये नजरिया नहीं रखना। आपको एज प्रूडेंट एज केयरफुल रहना है जैसे कि आपने इंश्योरेंस नहीं कराया था। और अगर कुछ होता है, घटना घटती है, तो तुरंत क्या करना है, आप एक्शन लीजिए। ठीक है ना। तो इसमें कहा गया है डैमेज को कम से कम करना है। यू हैव टू बिहेव लाइक अ पर्सन हु इज हैज नॉट टेकन इंश्योरेंस। ठीक है, प्रॉपर्टी का रीजनेबल रिस्क कवर करने की कोशिश करें। आता है एक टर्म आता है री और डबल, सुनने में तो एक जैसा लग रहा है सर। देखिए, री इंश्योरेंस हमारे और आपके केस की नहीं है। हाँ हाँ, भाई आपने सुना होगा ट्विन टावर, 9/11 की कहानी सुनी है कि नहीं सुनी है? चलिए मैं बताता हूँ, इसी जुड़ी कहानी है, री इंश्योरेंस जुड़ी है। 9/11 ऐसा तारीख है जो इतिहास में दर्ज है, चेक कर लीजिएगा। इस दिन वर्ल्ड ट्विन टावर, ग्रेट टावर्स को नाम से जाना जाता है, कि 2 टावर्स को एक साथ उड़ा दिया गया था। हाँ, 2 फ्लाइट्स आई, आतंकवादियों ने क्या किया, उसामा बिन के आतंकवादी थे, उन्होंने दोनों बिल्डिंगों को उड़ा दिया। दोनों बिल्डिंग जो कि वर्ल्ड की सबसे ताकतवर बिल्डिंग थी, ट्विन टावर्स के नाम से जाना जाता था, न्यूयॉर्क में बिल्डिंग थी, दोनों बिल्डिंग खत्म हो गई। तो पीछे कहानी क्या है, तो ये जो ट्विन टावर था इसका इंश्योरेंस हो रखा था $6 बिलियन का। कितने का? $6 बिलियन का, समझ गए ना, 6 लाख करोड़ डॉलर का इंश्योरेंस। तो ये $6 बिलियन का इंश्योरेंस जब जिसका ट्विन टावर था उन्होंने कराया था, उस इंश्योरेंस कंपनी को भी इतना बड़ा इंश्योरेंस जो उन्होंने कर तो दिया, उसको अपने ऊपर डर था कि हम इतना इंश्योरेंस संभाल पाएंगे कि नहीं। तो उन्होंने अपना आधा इंश्योरेंस किसी एक और कंपनी को करा रखा। मतलब एक इंश्योरेंस कंपनी ने अपना भी इंश्योरेंस किसी दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से करा रखा था कि अगर मुझे कुछ होगा तो आप भरेंगे। समझ गए? इसका नाम है री इंश्योरेंस। समझ गए? 2 पार्टीज हैं इसके अंदर एक इंश्योरेंस कंपनी और उसके बाद दूसरी इंश्योरेंस कंपनी। तो व्हेन एन इंश्योरेंस कंपनी बहुत बड़ा रिस्क ले लेती है तो क्या करती है, दूसरे से अपने आप को री इंश्योर करा लेती है, कुछ पार्ट ऑफ द रिस्क दूसरे इंश्योरेंस कंपनी को दे देती है, एंड दैट इज कॉल्ड एज री इंश्योरेंस। 2 पार्टीज हो गए ना इसमें भी, पर ये दोनों ही क्या है, इंश्योरेंस कंपनियां हैं। ध्यान दीजिएगा, इट हैज नथिंग टू डू विद द ओरिजिनल इंश्योरर। अर्थात ट्विन टावर जब टूटा तो वो दोनों इंश्योरेंस कंपनियां दिवालिया हो गई, क्योंकि उनको $6 बिलियन देना पड़ा। आज वहां पर एक नया ग्राउंड जीरो पे बहुत खूबसूरत सी बिल्डिंग फिर से बन चुकी है। चलो, हाँ, डबल इंश्योरेंस। तो अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक से इंश्योरेंस कराए, जैसे अभी मैंने बताया था कंट्रीब्यूशन में, आप एक से अधिक लोगों से इंश्योरेंस करा सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस 3 लोगों से कराइए, 5 लोगों से कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, सब आपको पैसा देंगे। नाम है डबल इंश्योरेंस। ठीक है, 2 या 2 से मोर से करा सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस में। हाँ, फायर में कराओगे, मैरीन में कराओगे तो आपको पैसा सबसे नहीं मिलेगा, आपको उतना ही मिलेगा जितना आपका लॉस हुआ है। ठीक है, इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आइए, इंश्योरेंस का फायदा क्या है बिजनेसमैन को? सबसे बड़ा फायदा क्या है? बिजनेसमैन चैन की बंसी बजा सकता है, उसको रिस्क का डर नहीं है ना। बिजनेसमैन की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। सर एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी, कार्यकुशलता कैसे बढ़ेगी बिजनेसमैन की? अरे भाई, जब आपके ऊपर से टेंशन निकाल देंगे तो आप जो भी काम करोगे तो ज़्यादा अच्छे से। तो बिजनेस को प्रेशर था, टेंशन थी बिजनेस के लॉस की, वो टेंशन मैंने हटा दिया, तो आप काम ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलता है। कैसे? इंश्योरेंस करा देने से कंपनी की बोरोइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, कंपनी आराम से लोन ले सकती है। और तो और कंपनी अपने जो सबसे मेन एम्प्लॉयज, इनको कहते हैं की एम्प्लॉयज, कंपनी के डायरेक्टर्स या कंपनी के वो लोग जिन पर कंपनी का ग्रोथ डिपेंड करती है, कंपनी उनका भी इंश्योरेंस करा सकती है। उनके न रहने पर कंपनी को पैसा मिलेगा। हाँ, ये है पॉलिसी। और कंपनी के ऑपरेशंस, कंपनी के कामकाज डिस्टर्ब नहीं होंगे। इसी वजह से आपने फायर इंश्योरेंस करा रखा है, आग लग भी जाएगी तो इंश्योरेंस कंपनी आपको वापस पैसा देगी और कंपनी बंद नहीं होगी, वापस खड़ी हो जाएगी। एम्प्लॉइज वेलफेयर कर सकते हैं। हाँ, आजकल बहुत सारे इंश्योरेंस मिलते हैं जिसमें ओल्ड एज पेंशन मिलता है, हाँ, ग्रेचुइटी मिलती है, पता है कि नहीं आपको? प्री मैच्योर डेथ पे पैसा मिलता है, सब इंश्योरेंस कंपनियां देती हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस आप एक प्रीमियम देते जाओ अपने एम्प्लॉय के लिए, उनकी सैलरी से काट के दे दो, अपने जेब से देने की जरूरत नहीं है। आजकल बड़ा हाँ यूनिक जमाना है, हाँ, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब आता है पब्लिक को क्या फायदा, हाँ, मुझको आपको क्या फायदा है? इंश्योरेंस हमें रक्षा देता है, प्रोटेक्शन करता है। इंश्योरेंस हमारी सेविंग कराता है, पता है कि नहीं, पैसे बचाने की आदत देता है। और तो और फाइनेंशियल मदद करता है, जब आप इंश्योरेंस की पॉलिसी को बैंक को देकर के लोन ले सकते, पता है कि नहीं, आजकल चल रहा है। और कोई व्यक्ति जो कहीं नौकरी ही नहीं कर रहा है, उसकी खुद की दुकान है,
भाई नौकरी कर रहा होता तो उसे तो इंश्योरेंस की कंपनी करा देती, हो जाता, मिल जाता, पेंशन मिल जाता, प्रोविडेंट फंड मिल जाता। अब वो खुद की दुकान चलाता है, खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो कोई बात नहीं है। आजकल इसका भी बहुत सारा इंश्योरेंस है, ओल्ड एज इंश्योरेंस, रिटायरमेंट इंश्योरेंस, हाँ पता करके देखिए, बहुत सारे इंश्योरेंस हैं। और तो और हमारे देश में टैक्स की छूट भी मिलती है, 1,50,000 रुपये तक की हमारे देश में छूट है, टैक्स में छूट है 1,50,000 रुपया। कब? इंश्योरेंस कंपनियों में पैसा लगाने पर। अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम खरीदा, इंश्योरेंस करवाया अपना, तो 1,50,000 तक, और वो इंश्योरेंस से जो पैसा मिलेगा, जो एक साथ लमसम होकर मिलेगा, वो भी दोनों ही कमाल की चीज़ है, दोनों ही टैक्स फ्री। आइए, कंट्री को क्या फायदा है? कंट्री को फायदा है, लोगों के अंदर सेविंग्स की आदत बढ़ रही है, लोग पैसे बचाने की आदत रख रहे हैं, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। और कंट्री को क्या फायदा है इंश्योरेंस कराने से? देश की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। आपको क्या लगता है, एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्रियों को जो पैसा मिल रहा है, कौन दे रहा है? अरे यही इंश्योरेंस कंपनियां दे रही हैं, बड़ी बड़ी। हाँ, देश में रोजगार पैदा हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंश्योरेंस कंपनियां अपना एजेंट बनाती हैं, और इंश्योरेंस कंपनियां जिनको फाइनेंस दे रही हैं, वो जो नई कंपनियां खुल रही हैं, लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो अनंत अनंत नौकरियां पैदा हो रही हैं। और तो और गांव का विकास करने में भी इंश्योरेंस कंपनियां बहुत मदद कर रही हैं, सोशल वेलफेयर करती हैं। क्योंकि अब सरकार को क्या फायदा है? हाँ, गवर्नमेंट भी इंश्योरेंस कंपनियों को बढ़ावा देती है। हमारे देश की जो LIC है, वो गवर्नमेंट की ही इंश्योरेंस कंपनी, तो गवर्नमेंट इससे पैसा लेके प्रायोरिटी सेक्टर में लगाती थी। इंश्योरेंस को जो पैसा कवर आता है, इसमें जो प्रीमियम पैसा आता है, वो गवर्नमेंट क्या करती है? रखती नहीं है, गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर देती है, स्पेशली माइनिंग में, ट्रांसपोर्ट में। देश में जो नई रेलवे बन रही है, बुलेट ट्रेन बन रही हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं, कैसे बन रही हैं? जी हाँ, इंश्योरेंस कंपनी उसको फंड कर रही है। और तो और गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज भी खरीदी जाती है इससे, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कमाया जा सकता है इससे। हाँ, बहुत सारी विदेशी कंपनियों का इंश्योरेंस हमारी कंपनियां कर रही हैं, क्योंकि हमारी कंपनी का ऑफिस विदेश में भी। विदेशी कंपनियां का पैसा, डॉलर, पाउंड, ये अलग अलग कंट्रियों की करेंसीज कमा रही है विदेशी कंपनियां। देश में विदेशी मुद्रा का भंडार इसलिए बढ़ गया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारा टैक्स सरकार को इंश्योरेंस कंपनियों के थ्रू मिलता है। जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी जारी होती है, सरकार उस पर टैक्स लगाती है, और उसकी कमाई सरकार। हाँ, इंश्योरेंस आप ले रहे हैं, पर इसका एक फिक्स परसेंटेज ऑफ टैक्स सरकार को भी जा रहा है। तो दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द एंटायर चैप्टर। और मैंने एक ही कोशिश की है कि आप तगड़ी तरह से अपनी तैयारी करें, और किसी भी तरीके से आप मेरी मदद करना चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है, अपने सारे फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करो, बताओ कि आपको कैसे कंसेप्ट्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं हमारी तरफ से। तो थैंक यू, एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट to inform and share with your friends.